जो हमारे सम्मुख में एकजुटता का परिचय देते हुए हरियाणा सरकार को। नमस्कार, मैं हूं विकास सुकीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, करनाल में कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है और यहां पर पहुंचे हैं कैथल से जन शिक्षा अधिकार मंच के प्रेस प्रवक्ता पहुंचे हैं और लगातार कैथल के अंदर 1 साल होने वाला है, धरना चल रहा है, दिन रात का धरना चल रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो प्रेस प्रवक्ता हैं उनके खिलाफ कैथल पुलिस द्वारा देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसी मामले को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। और बात कर लेते हैं जो प्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुरेश द्रविड़ है और मैं जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल का प्रेस प्रवक्ता हूं और इसके साथ हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ का भी सदस्य हूं और बामसेप संगठन का भी राष्ट्रीय संगठन सचिव हूं। आपने जिस तरह से बताया कि आपके खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया, ऐसा क्या हुआ? हमने 4 सितंबर को कैथल में हरियाणा सरकार 4801 स्कूलों को बंद करने जा रही थी, उनके विरोध में एक प्रदर्शन के लिए एक संगठन का निर्माण किया 4 सितंबर को। 8 सितंबर को माननीय कमलेश डांडा के आवास पर हम प्रदर्शन करते हुए गए तो वहां पर एक 2.5 मिनट का एक वीडियो वायरल होगा मेरी बातचीत का, जिसमें मैंने सरकार से कुछ सवाल किए थे। तो सरकार के लोगों को लगा, पहले मुझे सस्पेंड कर दिया गया 12 सितंबर को और फिर 19 सितंबर को मुझे अंडर इंक्वायरी बहाल किया। अंडर इंक्वायरी बहाल इसलिए किया क्योंकि तमाम टीचरों के संगठन और तमाम जो है कर्मचारियों के संगठन, किसान यूनियन, उन्होंने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को बंधक बनाया। उनको बंधक बनाने के बाद में क्या नाम है, प्रशासन के अधिकारियों ने मुझे यह आश्वासन दिया कि बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन अंडर इंक्वायरी बहाल किया। उसके बाद 19 सितंबर को बहाल किया तो 23 सितंबर को मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया सरकार ने। और मेरा कसूर यही था कि मैं ये जो सरकारी स्कूल है, सरकारी शिक्षा है, संवैधानिक शिक्षा, उसको बचाने के लिए उस आंदोलन में मैं शामिल था। ये मेरा कसूर था। शिक्षा को बचाने के लिए मुकदमा दर्ज जी, या आवाज को दबाने के लिए मुकदमा? आवाज को भी और शिक्षा को भी, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति के नए तहत बड़े पैमाने पर मतलब शिक्षा का निजीकरण होगा। उसमें जिस शिक्षा का निजीकरण होगा जिससे आम आदमी शिक्षा से वंचित रह जाएगा। और हम ये चाह रहे थे कि नई शिक्षा नीति में तो सुधार किया जाए या इसको बदला जाए, क्योंकि इसमें प्राइवेट शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और प्राइवेट संस्थानों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जैसे पहली और दूसरी कक्षा सरकारी स्कूलों से चली जाएगी। तो ऐसे कुछ एग्रीमेंट सरकार ने किए हैं जिससे मतलब आम आदमी जो कॉन्स्टिट्यूशन में कमिटमेंट है सरकार का, वो खत्म हो जाएगा। और वो खत्म हो जाएगा तो हम चाह रहे हैं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो संवैधानिक शिक्षा है आम आदमी के लिए, जिसके पास पैसा है वो शिक्षा ले सकता है, लेकिन जिसके पास आज मतलब कमजोर आदमी है, वंचित आदमी है, वो सरकारी शिक्षा ले नहीं पाएगा। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, अभी जो मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, मॉडल संस्कृति स्कूल जो पहले से सरकारी स्कूल चल रहे थे, उन्हीं को मॉडल संस्कृति स्कूल हरियाणा सरकार ने डिक्लेयर कर दिया। उनमें कोई सुविधाएं नहीं दी, उनमें ट्रेन टीचर नहीं दिए। तो जब ट्रेन टीचर नहीं, सुविधाएं नहीं, तो वो केवल नाम बदलने से शिक्षा सुधर जाएगी? तो और दूसरा ये किया सरकार ने कि जो भी ऐसे मतलब सरकारी मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए, वहाँ फीस ली जाएगी सरकारी स्कूलों में। और अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो उसे 700 रुपये, 900 रुपये और 1100 रुपये फीस दी जाएगी। मतलब ये सरकार चिराग योजना के तहत। इससे क्या होगा, और सरकार 2 साल फीस देगी और 2-3 साल के बाद कह देगी हमारे पास फीस देने के लिए कुछ नहीं है। जैसे जियो का सिम आया, जैसे गैस सिलेंडर की बात है, तो ऐसे ही सरकार कहेगी हमारे पास कोई भी मतलब इसके लिए पैसा नहीं है, बजट नहीं है, और आम आदमी के लिए फिर वो स्कूल भी नहीं रहेंगे और शिक्षा के दरवाजे सदा के लिए बंद हो जाएंगे। बात करें तो जो संस्कृत मॉडल स्कूल खोले हैं, व्यवस्था तो बढ़िया, हमने काफी देखे हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है वहाँ पे। सर, आप उसका एक निरीक्षण करिए कि उनके अंदर कितने टीचर लगे हुए हैं, क्या सब्जेक्ट वाइज टीचर हैं, को क्या संख्या के अनुपात में टीचर हैं, ये आप विश्लेषण कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ क्या सुविधाएं हैं और किस तरह का मामला है। क्योंकि टीचर होगा कितने हरियाणा में अभी आप जो मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, कई जगह तो 50% पोस्टें खाली हैं। जब वहाँ पर 50% पोस्टें खाली हैं तो क्या पढ़ाएगा टीचर और कैसे उसकी व्यवस्था मेंटेन होगी? केवल आप वहाँ पर डिजिटल आपने कैमरा लगा दिया, डिजिटल बोर्ड लगा दिया, तो उससे केवल शिक्षा नहीं सुधरती। इसलिए वहाँ पर जरूरी है टीचर का होना, और टीचर का संख्या के अनुपात में
जो जितने बच्चे हैं उसके उस नॉर्म के मुताबिक होना जरूरी है। अगर नहीं है तो बच्चे कंट्रोल नहीं होंगे। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, गुला चीका कैथल में चीका का स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी मॉडल संस्कृति स्कूल। वहां पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 50% टीचर ही नहीं है स्कूल में। स्थिति बहुत खराब है। बहुत स्थिति खराब। आप पूरे हरियाणा का, हो सकता है एक आधे स्कूल में ऐसे हो, लेकिन आप मैक्सिमम सभी स्कूलों का विश्लेषण करेंगे एक स्कूल में होंगे। और दूसरा ये है, बहुत सारे सरकारी स्कूलों में इतने टीचर हैं, बहुत ज्यादा हैं, जहां 4 आदमी चाहिए 8 है, और एक जगह 8 चाहिए वहां 2 हैं। तो ये कुल अनुपात जो अध्यापकों का अनुपात है वो सही ढंग से डिवाइड नहीं हुआ। वो रेशनलाइजेशन, वैज्ञानिकरण कहते हैं उसको, वो सही तरीके से नहीं किया गया है। ये सरकार की कमी है, इसको सरकार को करना चाहिए। सरकार ने जब नहीं करेगी, इसका मतलब सरकार का उधर ध्यान नहीं है, और सरकार बिना सरकार के काम हो नहीं सकता। तो ये मसला है आज। इसलिए शिक्षा बचाओ रोजगार बचाओ प्रतिनिधित्व पाओ जो रैली है, ये शिक्षा बचाने के लिए, रोजगार को बचाने के लिए। और रोजगार की भी अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में 2% लोग सरकारी नौकरियों में नहीं होंगे। आप अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, दूसरे देशों में अगर जाएंगे, कहीं 8% लोग मिलेंगे 100 के पीछे, कहीं 22 हैं, कहीं 32 हैं, कहीं 42 हैं। तो हमारे देश में ये जो संख्या बढ़नी चाहिए रेशों में, आप पुलिस डिपार्टमेंट का देखिए, और उसमें क्या नाम है, अभी किसी पुलिस थाने में जाकर देखिए वहाँ कितने पोस्ट सैंक्शन है, कितने लोग मतलब उन पोस्टों पर काम कर रहे हैं, कितने SPIO, कितने होमगार्ड लगाए गए हैं। ये क्या मतलब है? जब परमानेंट आदमी क्या सोचता है कि मेरी क्या जिम्मेवारी है, SPIO अपनी ड्यूटी करते हैं कि यहाँ 8 से 5 या 9 से 5 करी और घर चले गए। तो जो कई जगह पुलिस के आदमी इतने दुखी हैं कि वहां पर, एक बार मैं एक थाने में गया तो वहां बताया कि 40 पोस्टें सैंक्शन है और 8 परमानेंट आदमी हैं। तो क्या स्थिति होगी? नफरी तो कम है, पुलिस में भी नफरी हाँ, कम है। ये जो है, जब तक इससे क्या होगी, प्रशासनिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आप स्कूलों में जाइए, काफी जगह आपको प्रिंसिपल नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा? बिना प्रिंसिपल के स्कूल चलेगा? लगता क्या है कितने अध्यापक और चाहिए? क्योंकि सरकार चुनौती दे रही है आम आदमी पार्टी को, दिल्ली के स्कूलों को चुनौती दे रही है, संस्कृत जो मॉडल विद्यालय खोले हैं उसके माध्यम से कम 50,000 टीचरों की आवश्यकता है हरियाणा में। आप प्राइमरी स्कूल में देखिए, कहीं भी पहले हेड टीचर होता था, हेड टीचर की पोस्ट खत्म कर दी। जब परमानेंट हेड नहीं होगा स्कूल में, तो परमानेंट हेड के बिना जो टेम्परेरी हेड होगा वो सख्ती के साथ काम ही नहीं करवा सकता, ठोस निर्णय नहीं ले सकता। बिना ठोस निर्णय के, बिना सख्ती के साथ पेश आने से क्या वो शिक्षा को सुधार पाएगा? और बिना सफाई क्या हेड के जो टीचर भी मनमानी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचरों का दोष नहीं, टीचरों का भी दोष है, लेकिन वो मनमानी करते हैं। वो क्यों करते हैं? अगर परमानेंट मिडिल हेड होगा, परमानेंट प्राइमरी का हेड होगा, परमानेंट प्रिंसिपल होगा, परमानेंट BO होगा, बहुत जगह BO का चार्ज दूसरे आदमी को दिया है, DO का चार्ज दूसरे आदमी को दिया। क्या मांग क्या करेंगे सरकार से? मैं तो ये कहूंगा सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जितने भी रिक्त पद हैं उन सबको भरना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन उनकी जिम्मेवारी है, उन्हें संवैधानिक नैतिकता दायित्व को निभाते हुए इस चीज को, जितने भी खाली पद हैं उनको भरना चाहिए, और उनको भरने से ही शिक्षा सुधरेगी। क्या नाम है आपका? क्या सुरेश द्रविड़। मैं बामसेप संगठन के साथ हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ का सदस्य हूँ। और मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बात करें तो हरियाणा में 50,000 अध्यापकों की और जरूरत है, ये कहना है शिक्षा अधिकार मंच के प्रवक्ता का। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुकीजा, अपने साथी इरके निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।